नमस्कार दोस्तों, रवि नेशनल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भूगोल के बारे में जो कुछ टॉपिक है वन लाइनर उसको पढ़ेंगे और इसको मान के चलिए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, सी टेट, यूपी टेट, यश टेट, स्ट्रीट आदि एग्जामों के लिए ये रहेगा टॉपिक। अब हम लोग दोस्तों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें कह रहा है हिमशैल भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है। दोस्तों, जो हिमशैल भू आकृति होती है ये भारत में नहीं पाई जाती है। जो हिमशैल मुख्यतः होता है जो तो यह हिमशैल कहाँ पाया जाता है ये बात होगी। तो हिमशैल दोस्तों जो मुख्यतः होता है यह ध्रुवों के समीप स्थित होता है। ध्रुवों का मतलब जहाँ बर्फ पाए जाएंगे वहीं पे हिमशैल पाए जाएंगे। तो बर्फ कहाँ पाया जाता है? ध्रुवों पर पाया जाता है। अब हम लोग दूसरी पॉइंट देखते हैं। दूसरी पॉइंट में कह रहा है भारतीय मुख्य भूभाग में जो भारतीय मुख्य भूभाग है में मात्र एक महासागर मिलता है। जो जो भारत का मुख्य भूभाग है उस पे एक महासागर मिलता है। इस महासागर का जो वह महासागर मिलता है उसका नाम जो है हिंद महासागर है। अब हिंद महासागर को दो भागों में बांटा गया है। जो हिंद महासागर उसको दो भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है अरब सागर है और दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी है। ठीक ना? इसको दो भागों में क्यों बांटा गया है? ये मान लीजिए भारत का अर्ध नक्शा है। इसी को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। तो ये जो है एक तरफ बंगाल की खाड़ी पड़ जाती है, ये भी एक समुद्र है। एक तरफ अरब सागर पड़ जाता है। जो अरब सागर है और ये इधर ही नीचे ही हिंद महासागर है। इसी से ये पता चल जाता है कि हिंद महासागर को दो भागों में बांटा गया है। एक अरब सागर है, एक बंगाल की खाड़ी है। अब हम लोग देख लेते हैं अगली टॉपिक। अगली टॉपिक में कर रहा है शांत घाटी कहाँ स्थित है। तो शांत घाटी दोस्तों कहाँ पे स्थित है? केरल राज्य में। और केरल राज्य कहाँ पड़ता है? भारत का एक राज्य है। अब बॉम्बे हाईवे अपतटीय क्षेत्र के लिए किस लिए प्रसिद्ध है? जो बॉम्बे हाईवे अपतटीय तेल क्षेत्र है वह जो है मुंबई में स्थित है। ठीक ना? और ये रिफाइनरी तेल के लिए प्रसिद्ध है। अपतटीय क्षेत्र जो है, ठीक ना, मुंबई हाईवे ये महाराष्ट्र में स्थित है। अब हम लोग अगली टॉपिक देख लेते हैं। अगली टॉपिक में कह रहा है भारत का 26वां राज्य कौन सा बना? तो भारत का जो 26वां राज्य बना वो छत्तीसगढ़ बना था। अब पूछ लेगा किस डेट को बना था? तो हम बताएंगे 1 नवंबर 2000 को बना था ये छत्तीसगढ़। ठीक ना? अब पूछ लेगा यहीं पे भारत का 27वां राज्य कौन सा है? तो भारत का 27वां राज्य उत्तराखंड है। यह जो 27वां राज्य उत्तराखंड है ये बना था 9 नवंबर 2000 में बना था ये भी। अब वहीं पे अगर आपसे पूछ ले 28वां राज्य भारत का कौन सा है? तो भारत का 28वां राज्य झारखंड है जो बिहार से अलग होकर बना था। ये कब बना था? 15 नवंबर 2009 को बना था। अगर यहीं आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का 29वां राज्य कौन सा है और कब बना? तो भारत का 29वां राज्य जो है दोस्तों वो तेलंगाना है और यह 2 जनवरी 2014 को बनाया गया था। ठीक ना? अब हम लोग अगली पॉइंट में देखते हैं। अगली पॉइंट में है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है यह भारत में नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है यह कहाँ पे नहीं है? भारत में नहीं है। तो अब इसमें बात आ जाती है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है कहाँ? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वह तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास है। ठीक ना? अब ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ-कहाँ से होकर बहती है? ठीक ना? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है पहले तिब्बत से तो ही इसका उद्गम हुआ है, तो तिब्बत में बहेगी ये। तिब्बत के बाद कहाँ पे आ जाती है? भारत में आ जाती है। भारत के बाद कहाँ पे चली जाती है? बांग्लादेश में बहती है। ठीक ना? यहाँ से होते हुए ये जब ये नदी पूरे देश में बह लेती है, जैसे तिब्बत में बही, भारत में बही, फिर बांग्लादेश में बही, होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या होती है? गिर जाती
है। ठीक ना? अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब इसी ब्रह्मपुत्र के बारे में ये बात हो रहा है, तो ब्रह्मपुत्र अगर तिब्बत से होकर भारत में जाती है, भारत से होकर बांग्लादेश में हो जाती है और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जब गिर जाती है, तो जब उसी ब्रह्मपुत्र नदी का जब अलग अलग देश में अलग अलग राज्य में होकर बहती है तो उसका नाम बदल जाता है। तो जैसे इसी तिब्बत में अगर ब्रह्मपुत्र का नाम अगर पूछ दे तो किस नाम से जाता है ब्रह्मपुत्र को, तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक ना? वहीं अगर पूछ ले ब्रह्मपुत्र को भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही जाना जाता है। ठीक ना? वहीं पे पूछ ले भारत में एक राज्य है जिसका नाम क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में अगर पूछ ले ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। वहीं पे पूछ ले बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक ना? यहाँ तक आपका टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम लोग अगला देख लेते हैं। अगली टॉपिक में कह रहा है असम के काजीरंगा। असम में जो एक पार्क है उसका नाम क्या है, काजीरंगा पार्क। वह किस लिए प्रसिद्ध है, तो वह एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक ना? अब हम लोग अगली टॉपिक देख लेते हैं। अगली पॉइंट में कह रहा है हैदराबाद और सिकंदराबाद किस लिए प्रसिद्ध है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर के नाम से प्रसिद्ध है या जाना जाता है। अब वहीं पे अगली टॉपिक है। अगली टॉपिक में कह रहा था भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत में जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन आस्टीन है, जो कहाँ पर स्थित है, पीओके में है। और इसकी लंबाई की अगर बात कही जाएगी तो यह 8611 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक ना? अगर मान लो ये तो है, अगर ये ऑप्शन में केटू गार्डविन आस्टीन नहीं दिया है, अगर शुद्ध रूप से देखा जाए तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है। और कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में स्थित है। ठीक ना? अब हम लोग आगे चलते हैं, अगली टॉपिक देखते हैं। भारत की जनसंख्या में अगली टॉपिक में है भारत की जनसंख्या में पुरुष और महिला का लिंगानुपात। भारत की जो जनसंख्या है उसमें पुरुष और महिला का लिंगानुपात, इसमें बात हो रही है 1000 पुरुष पर। जो 1000 पुरुष अगर हैं तो वहाँ पर कितनी महिलाएं हैं, उन पे 943 महिलाएं हैं। ठीक ना? वहीं पे पूछ लिया भारत की साक्षरता दर। तो भारत की साक्षरता दर कितनी है, 73% है। उस 73% में अपने आप में 73% होगा 100%। ठीक ना? तो अब जब उस 73% में देखेंगे तो उसमें से 80% पुरुष साक्षर हैं और 64.6% महिलाएं साक्षर हैं, मतलब पढ़ी लिखी हैं। साक्षरता का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि खूब बढ़िया से पढ़ने लिखने ही आ जाएगा तभी उनको साक्षर कहा जाए। अगर आपको सिग्नेचर करने आ गया तब भी आपको पढ़ा लिखा व्यक्ति ही माना जाएगा। ठीक ना? अब हम लोग अगली पॉइंट देख लेंगे। अगली पॉइंट में कह रहा है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य क्या है, केरल है। ठीक ना? अगर वहीं पे बात पूछ लेगा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, तो हरियाणा है। ठीक ना? अगर अगली पॉइंट में करा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, सबसे पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे हैं, तो आप बताएंगे केरल राज्य में। ठीक ना? वहीं पे पूछ लेगा सबसे कम साक्षरता वाले लोग कहाँ पे हैं, मतलब सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पे हैं, बिहार राज्य में हैं। ठीक ना? अब हम लोग अगली पॉइंट में चलते हैं। अब यहीं पे देख लेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात होता है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक ना? अगर वहीं पे बात हो जाता है सबसे छोटा राज्य, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक ना दोस्तों? अब हम लोग अगले पॉइंट में देखते हैं। अगली पॉइंट में कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है। अगर जनसंख्या देखा जाए, यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा गया था, अब यहीं पे जनसंख्या की दृष्टि से देखा जा रहा है।
तो जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन-सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी है, उत्तर प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री इस समय वर्तमान में आदित्यनाथ योगी जी हैं, जिसे योगी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अगर वहीं पे पूछ ले जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन-सा है? तो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है, वो सिक्किम है। ठीक ना दोस्तों? अब हम लोग अगली पॉइंट में चलते हैं। अगली पॉइंट कह रहा है अगली पॉइंट में कह रहा है, अगली टॉपिक मान लीजिए अगली टॉपिक की अगली हेडिंग हम मान लेते हैं या अगला चैप्टर इसे मान लेते हैं। अगले टॉपिक में आ गया भारत एवं विश्व के खनिज संसाधन या उद्योग धंधे एवं आधुनिक गतिविधियां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना? ये हमारी मुख्य हेडिंग हो जाएगी। अब देख लेते हैं विवरण के आधार पर संसाधनों का वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक ना? तो अब कैसे वर्गीकृत किया जाएगा? एक है सर्व सर्वव्यापक संसाधन, एक है स्थानिक संसाधन। ठीक ना? इनको दो भागों में बांटा गया, तो पहला आ जाता है सर्वव्यापक संसाधन, एक स्थानिक संसाधन। ठीक ना? अब हम देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। ठीक ना? दो प्रकार से किया जा सकता है। तो अब इसमें देख लेते हैं दो प्रकार से करते हैं, तो पहला कौन सा है, दूसरा। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। तो पहला आ जाएगा जैविक और एक आ जाएगा अजैविक। ठीक ना? अब हम देख लेते हैं जैविक किसे कहते हैं। जैविक जैविक दोस्तों जैविक जैविक देख लें या अजैविक देख लें। ये होता जैविक देखते हैं पहले। जैविक जो होता है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से लेते हैं जैव। जैव को जब हम लोग लेते हैं, जैव मतलब क्या होता है, जीव। जीव और यहीं पे हम लोग यन जोड़ देते हैं, हो जाएगा जीवन। जहाँ पे जीवन या जिंदा या सजीव वस्तुएं या व्यक्ति पाए जाएं, जैसे क्या हुआ जैविक में पेड़ पौधे और जानवर, हरे पेड़ पौधे और जानवर पाए जाएंगे, उन्हें जैविक करते हैं। और जो श्वसन की क्रिया कर सकते हैं, उनको जैविक करते हैं। अजैविक में क्या होता है, मतलब नहीं, जैविक मतलब जैव मतलब जीवन, जो नहीं जीवन पर मतलब जो जीवित नहीं रहते हैं, जैसे निर्जीव वस्तुएं, जैसे मृदा हो गया, पहाड़ हो गया, पत्थर हो गया, पानी हो गया। ठीक ना? अब इसी में हम लोग थोड़ा से और समझ लेते हैं। जिसमें श्वसन की प्रक्रिया होगा, उसे सजीव या जैविक कहेंगे, और जिसमें श्वसन की प्रक्रिया नहीं होगी, उसको क्या कहेंगे, अजैविक कहेंगे। ठीक ना? अब हम लोग अगले टॉपिक में चलते हैं। अगली टॉपिक में है उपयोग की सततता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जाता है। जैसे हमारे जो उपयोग है, हमारे उपयोग में जो आते हैं, उनकी सततता के आधार पर उनके तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन में वर्गीकृत किया गया है, कैसे कैसे। ठीक ना? अब जैसे बात कर लेते हैं, पहला आ जाता है नवीनीकरण के योग। अब नवीनीकरण में क्या आता है, नवीनीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, गैर परंपरागत या इसी को अपरंपरागत कहते हैं। मतलब जो परंपरा में नहीं, पहले से जो जो मतलब प्राचीन समय से नहीं है, जो मतलब आज के समय में हम जिसका उपयोग कर रहे हैं, उसी को हम नवीनीकरण या गैर परंपरागत या उसी को अपरंपरागत नवीनीकरण कहेंगे। जैसे इस समय मान लीजिए हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, पवन चक्की का उपयोग कर रहे हैं। ठीक ना? अब देख लेते हैं नवीनीकरण के आयोग। नवीनीकरण को ही हम लोग अनवीनीकरण के नाम से भी जानते हैं, जिसे परंपरागत कहते हैं। परंपरागत मतलब ये बहुत पहले से हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, प्राचीन समय से ही प्रयोग कर रहे हैं। जैसे जैसे कोयला हो गया और पेट्रोल हो गया, या पेट्रोलियम कह लीजिए। ठीक ना? ग्लिसरीन भी कह सकते हैं। अब देख लीजिए चक्रीय संसाधन किसे कहते हैं। चक्रीय संसाधन मतलब जिसका रिसाइकल किया जा सके। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक है, प्लास्टिक का डब्बा है, उसको रिसाइकल करके प्लास्टिक का रबड़ बना दिया जाए।
या टायरों वाला प्लास्टिक का रबड़ बना दिया जाए, उसी को चक्रीय संसाधन कहते हैं, जैसे प्लास्टिक का रिसाइकल किया जा सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं खनिज। खनिज किसे कहते हैं? खनिज में पहली टॉपिक है, खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है। खनिज जो है प्राकृतिक प्रदत्त पदार्थ है जो हमको भूमिगत से प्राप्त होता है। और जो खनिज जो होता है इसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ठीक ना? ये विभिन्न प्रकार भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, ठीक ना? और जो खनिज होता है, खनिजों का निश्चित व भौतिक व रासायनिक संगठन होता है। खनिज जो होते हैं उनका निश्चित व भौतिक व रासायनिक संगठन तीनों होता है, ठीक ना दोस्तों? अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं खनिज में ही। खनिज जो होता है, खनिज में धात्विक, अधात्विक तथा ऊर्जा खनिज के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। जो खनिज होता है उसमें धात्विक गुण भी पाया जाता है और अधात्विक गुण भी पाया जाता है, और खनिज में ही ऊर्जा खनिज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब हम लोग अगला देख लेते हैं। अब हम लोग नागालैंड के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक ना? अब नागालैंड जो है, अब हम लोग कुछ नागालैंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना? नागालैंड राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास हुआ। ह्रास का मतलब क्या हुआ? कमी हुई, ठीक ना? एक ऐसा राज्य था 2011 में जनगणना के समय, उसमें देखा गया कि वहाँ पे जनसंख्या में क्या हो रही थी? लगातार कमी हो रही थी, ठीक ना? अगली पॉइंट, भारत का जनसंख्या घनत्व, भारत का जो जनसंख्या घनत्व वो कितना है? 382 है, ठीक ना? जनगणना 2011 में जनसंख्या घनत्व आरोही क्रम में मतलब कि पहले ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ थी, फिर उससे ज़्यादा कहाँ थी, फिर उससे ज़्यादा कहाँ थी। तो जो आरोही क्रम में घनत्व था जो 2011 में, पहले नंबर पे बिहार था, ज़्यादा जनसंख्या थी। फिर उससे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में थी, तब उसके बाद केरल में थी, तो केरल में थोड़ा कम थी, ठीक ना? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर पूछ देगा, तो सबसे कम घनत्व वाला राज्य जो है, वो कौन-सा है? अरुणाचल प्रदेश है, ठीक ना? अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, जनसंख्या घनत्व देखते हैं। अब जब जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है, तो जनसंख्या घनत्व का मतलब हम लोग थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ एक इकाई क्षेत्रफल में, पृथ्वी का जो एक पृष्ठ होता है और एक इकाई मतलब एक वर्ग क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की जनसंख्या ही जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जैसे एक वर्ग ये मान लीजिए, इधर एक है, इधर एक है, इधर एक, इसमें जो व्यक्ति रह रहे हैं, जय लोग, वही कहा जाता है, एक पृष्ठ इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को ही, एक वर्ग इकाई किमी में रहने वाले लोगों की ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है? कहीं-कहीं 1 किलोमीटर में हज़ारों लोग हैं, कहीं-कहीं 1 किलोमीटर में 2, 4, 5, 10 लोग हैं, ठीक ना? वही क्या होता है? जनसंख्या घनत्व होता है। अब अगली पॉइंट में कह रहा है, गर्म जल गर्म जल के झरने, गर्म जल के जो झरने होते हैं, उनको भूतापीय ऊर्जा से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनाते हैं, ठीक ना? अब हम लोग आगे चलते हैं। कहने का मतलब अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, अब देख लेते हैं विवृत खनन किसे कहते हैं। विवृत खनन किसे कहते हैं? अब विवृत खनन जो है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? निकट पृथ्वी के सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए विवृत का प्रयोग किया जाता है, विवृत खनन का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के सतह के निकट जो भी पदार्थ या खनिज तत्व पाए जाते हैं, उनको खोद कर जब बाहर निकाला जाता है, उसी को विवृत खनन खनन का प्रयोग किया जाता है या विवृत खनन ही कहते हैं। अब हम कह रहे हैं टोकरी बुनाई। अब उद्योग के बारे में बात हो रही है। टोकरी बुनाई जो होती है, टोकरी बुनाई को हम लोग क्या कहते हैं? लघु उद्योग का उदाहरण है, ठीक ना? छोटा उद्योग है, जैसे टोकरी बुनने वाले जो लोग होते हैं,
वो उनका एक छोटा-सा क्या होता है, उद्योग का क्या है, उदाहरण है। लघु उद्योग वे उद्योग होते हैं, लघु उद्योग का मतलब परिभाषा देख लीजिए, लघु उद्योग वे उद्योग होते हैं जहाँ 5 से 10 व्यक्ति सीमित संख्या में किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। लघु उद्योग वह उद्योग होता है जहाँ 5 से 10 व्यक्ति क्या करते हैं? सीमित संख्या में किसी वस्तु का उत्पादन कर कार्य करके उत्पादन करते हैं या किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उद्योग या लघु उद्योग कहते हैं। अब यहीं पे बात आ जाती है तो उद्योग की परिभाषा देख लीजिए। उद्योग उसे कहते हैं जहाँ 10 लोगों से अधिक व्यक्ति काम करते हैं और किसी वस्तु का उत्पादन होता है वहाँ पे, तो उसको क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। अब पेट्रोलियम के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो दोस्तों पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को काला सोना के नाम से ही जाना जाता है, जबकि कोयला को काला हीरा कहा जाता है, ठीक ना? पेट्रोलियम जो है उसको काला सोना कहा जाता है, जबकि कोयला को काला हीरा के नाम से जाना जाता है। अब प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत देख लेते हैं। प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत कौन-कौन से हैं? तो प्राकृतिक ऊर्जा के जो स्रोत हैं, जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म मतलब ईंधन जो बहुत पुराने समय ज़मीन की तरह जीव-जंतु, पेड़-पौधे दब गए हैं, उन्हीं से जो कोयला निकलता है उसी को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जिससे पेट्रोल, डीज़ल, कोयला, गैस इसी को अपनी भाषा में एक भाषा में इसी सबको पेट्रोल, डीज़ल, कोयला, गैस को ही हम क्या कह सकते हैं? पेट्रोलियम कह सकते हैं। ठीक ना? अब हम लोग चलते हैं अगली पॉइंट पे। अगली पॉइंट का रहा संभावित संसाधन। संभावित संसाधन अब देख लेते हैं किसे कहते हैं। वह संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। संभावित संसाधन किसे कहते हैं उसके बारे में हम आप सबको बता रहे हैं। ठीक ना दोस्तों? वह संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका उपयोग नहीं किया जाता है। जिनका उपयोग नहीं किया जाता है, अर्थात जिनका उपयोग अभी नहीं हुआ है, लेकिन इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में होने की संभावना है, उसे संभावित संसाधन कहते हैं। कहने का मतलब संभावित संसाधन वो वह संसाधन मान लीजिए अभी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हम उससे कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो है, आने वाला समय है, उससे कार्य किया जा सकता है। उसी को संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन अगर खत्म हो जाएगा, तो हम लोगों को हाइड्रोजन के भरोसे जीवित रहना पड़ेगा। ठीक ना? अब हम लोग आगे देखते हैं। उदाहरण में हम वो बताए हैं। अब औद्योगिक क्षेत्र देख लेते हैं। औद्योगिक क्षेत्र किसे कहते हैं? ठीक ना? अब औद्योगिक क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं, इसकी परिभाषा। औद्योगिक क्षेत्र की परिभाषा है, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के नज़दीक होती हैं और अपने नज़दीक का लाभ उठाती हैं, इस क्षेत्र में यातायात व विकास की सभी प्रकार की उपलब्धियाँ प्राप्त होती हैं, उसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक ना? कहने का मतलब है कि जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के नज़दीक होती हैं और अपने नज़दीकी का लाभ उठाती हैं। जैसे आपके पड़ोस में कोई साधन है या कोई फैक्ट्री है, आप वहाँ से कोई सामान ले लिए, इनके पास नहीं है, आप ये उनके यहाँ से ले लिए, तो उसका जब सभी लोग एक यातायात के रूप में या किसी के विकास के सभी प्रकाश में उसका उपयोग करते हैं, लाभ उठाते हैं, उसी को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र का जो है उसका आप लाभ उठा लें, कुछ न कुछ आप उससे सहायता पा लें, उसी को कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक ना? अब हम लोग आगे चलते हैं। यही पॉइंट अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, जबकि कोयला को काला हीरा कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अब परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को जीवाश्म ईंधन या पेट्रोल, डीजल, कोयला, गैस या पेट्रोलियम के रूप में
जानते हैं? अब ये लगता है हो गया है, हम लोग यहाँ से देखते हैं, औद्योगिक क्षेत्र तक हो गया था ना? मुद्रास्फीति देख लेते हैं किसे कहते हैं, अगली पॉइंट। मुद्रास्फीति वह होती है, मुद्रा मतलब मुद्रा हो गया, स्फीति मतलब निर्गम हो गया। मुद्रा की कीमत की वैल्यू, अगर मुद्रा की कीमत की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, तो मुद्रा की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक ना? अगर मुद्रा मुद्रा है, उसका निर्गम ज़्यादा होगा, ठीक ना? तो क्या होगी? महंगाई बढ़ेगी, ठीक ना दोस्तों? अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं परिभाषा में। मुद्रास्फीति का तात्पर्य मुद्रा निर्गम में वृद्धि हो जाना है, ठीक ना? मुद्रास्फीति का तात्पर्य मुद्रा निर्गम में वृद्धि हो जाना है, ठीक ना? अर्थात मुद्रा की कीमत घट जाती है। अगर किसी मुद्रा की कीमत घट जाती है तथा मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति में महंगाई बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति में महंगाई दर बढ़ने लगती है, उसी को मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक ना? अब देख लेते हैं सार्वजनिक उपक्रम किसे कहते हैं। सार्वजनिक उपक्रम जो होता है, सार्वजनिक उपक्रम उपक्रम का मतलब मान लीजिए सरकारी उपक्रम, ठीक ना? जैसे मान लीजिए HLA, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मतलब एक सार्वजनिक उपक्रम है, ठीक ना? सार्वजनिक मतलब कि कोई वस्तु हो जो सार्वजनिक हो, सभी लोग उसका उपयोग करते हो, ठीक ना? उसी को सरकारी उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रम कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक व्यक्ति खाता भारतीय रिजर्व बैंक में एक व्यक्ति खाता नहीं खोला जा सकता है। किसी व्यक्ति का खाता नहीं खोला जा सकता है। एक व्यक्तिगत, अच्छा दोस्तों सॉरी गलती हो गया, फिर से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जा सकता है, ठीक ना? इसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई के नाम से भी जाना जाता है, इसी को आरबीआई कहते हैं। यह एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। यह जो आरबीआई बैंक है, यह कैसा बैंक है? एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। यह जो भारतीय रिजर्व बैंक है, यह भारत का कैसा बैंक है? केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना जो है 1935 में हुई थी, और वह भी 1935 में कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, ठीक ना? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, ठीक ना? अब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ है, ठीक ना? अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बाँटा गया। अगली पॉइंट कह रहा है, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बाँटा गया है? तो अर्थव्यवस्था को दोस्तों 3 क्षेत्रों में बाँटा गया है। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, और एक होता है द्वितीयक क्षेत्र, एक होता है तृतीयक क्षेत्र। तो हम लोग पहले प्राथमिक क्षेत्र देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों क्या-क्या आ जाएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ जाएगी, वन आ जाएगा, मत्स्य क्षेत्र आ जाएगा, और खाने आ जाएँगे, मतलब खनन विभाग आ जाएगा। और द्वितीयक क्षेत्र में क्या आ जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आ जाएगा, विनिर्माण आ जाएगा, एवं निर्माण आ जाएगा। और तृतीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा? तृतीयक क्षेत्र में शिक्षा आ जाएगा, बैंक एवं बीमा आ जाएगा, परिवहन एवं संरचना आ जाएगा, होटल ईटीसी आदि आ जाएँगे। अब हम लोग देख लेते हैं अगली पॉइंट, इस्पात उद्योग इस्पात उद्योग इस्पात उद्योग को ही हम लोग स्टील उद्योग भी कह सकते हैं, ठीक ना? इसका जो आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इसको जो है आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, किसको? इस्पात उद्योग को, ठीक ना? सोना का लैटिन नाम आरम है। सोना जो धातु है, इसका लैटिन नाम आरम है। आरम का शाब्दिक अर्थ है सूर्योदय की चमक।
सोने का जो आरंभ का शाब्दिक अर्थ है, इसका क्या है? सूर्योदय की चमक होता है। ठीक ना? अब अगली पॉइंट कह रहा है, उपयोग कोयले का सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है। ठीक ना? कोयला का उपयोग जो होता है मतलब जहाँ कहाँ पे खर्च किया जाता है कोयले को, तो ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। ठीक ना? अब अगली पॉइंट आ जाती है, प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण कहाँ हुआ था? प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण लंदन में हुआ था। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न की जाती है। कहने का मतलब ये है, परमाणु बम जो बनाया जाता है उसमें किस यंत्रों से बिजली का नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया द्वारा उसमें बिजली उत्पन्न की जाती है, ठीक ना? चलाया जाता है। अब देख लेते हैं, देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक ना? अब अगली पॉइंट कह रहा है, हेमेटाइट क्या है? हेमेटाइट देखिए दोस्तों, लोहे का अयस्क है, या इसी को कहते हैं स्टील का अयस्क, या इसी को कहते हैं इस्पात भी हम लोग कहते हैं। बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट एक एल्युमिनियम का अयस्क है। वहीं पे देख लेते हैं लेटेराइट। लेटेराइट एक क्या है? मिट्टी का प्रकार है, ठीक ना? अब हम लोग देख लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है? मिश्रित मतलब क्या? सार्वजनिक प्लस निजीकरण सेक्टर को ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सर्वाधिक व निजी सेक्टर दोनों का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और और अर्थ दोनों मिलकर और अर्थ और यह दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना? खनिज के उदाहरण देख लेते हैं। खनिज के उदाहरण में आ जाएगा सोना। सोना के ये यू से प्रदर्शित करते हैं, और आ जाएगा चांदी। चांदी को एजी से करते हैं, और अभ्रक, अभ्रक को माइका के नाम से भी जाना जाता है, और एक क्या है? ग्रेफाइट भी है, ठीक ना? अब हम लोग देख लेते हैं सौर मंडल। सौर मंडल हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक ना?